हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका जो बच्चों ये शॉर्ट स्टोरीज जो आपकी चल रही थी, शॉर्ट स्टोरीज, इसका लेसन 3 में पढ़ा है। तो इसमें ये लेखिका का उद्देश्य था कि हाई स्कूल के बच्चों के साथ में वो एंटार्क्टिका की यात्रा पर गई थी, जिससे कि बच्चों के अंदर ये समझ विकसित हो कि संसार कैसा है, किस स्थान पर कौन से लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। और आगे ये सब ले जाने का उद्देश्य था कि भावी पीढ़ी इसके अपने बारे में समझे कि आगे हमारा अस्तित्व क्या रहेगा, किस तरीके से हम वातावरण में अपना आचरण रखें, किस तरीके से वातावरण के साथ सामंजस्य बिठा के रखें या नहीं रखें। अगर नहीं रखते तो क्या होता है। तो इसमें ये बताया गया कि इसी क्रम में बताया गया कि एक प्रधान जो कनाडा के एक व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो लोगों को वहाँ पर ले जाने से काफ़ी थक चुके थे और लगभग उन्होंने उस काम से अवकाश ले लिया था। पहले लोगों के साथ में जाते थे, लोगों को समझाते थे किस तरीके से हमें क्लाइमेट के प्रति व्यवहार रखना चाहिए, वातावरण में कैसे रहना चाहिए, किस स्थान पर क्या करना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों से वो ऊब गए थे। तो अब ये दायित्व दूसरे लोगों का था। तो इसी क्रम में जो लेखिका पार्टी वो विद्यार्थियों को वहाँ पर लेके गई एंटार्क्टिका पे, वहाँ पे लोगों को सबको बतलाया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल and not be affected by it. It is easy to be blessed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visually see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. यहाँ पर लेखिका ने ये बदलाने की कोशिश की है। सबसे पहले हार्ड वर्ड को समझ लें। अफेक्टेड का मतलब होता है कि भावना को स्पर्श किया। ब्लेस का मतलब होता है अप्रभावित होना, माने किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होना। आइस कैप्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े बर्फ के क्षेत्र, आवरण, रिस्पेक्टिव माने उसी से संबंधित। लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड जो होती है देशांतर रेखाएं। बच्चों आपने देखा होगा ग्लोब में इस तरीके से ये हमारा ग्लोब होता है, तो जो ये लाइनें होती हैं इस तरीके से और ये लाइनें होती हैं, तो ये बच्चों लैटिट्यूड होती हैं। तो लैटिट्यूड तो लेटनेस से संबंधित लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये लंबी वाली लाइनें होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन है लैटिट्यूड और जो लंबी लाइन है वो वर्टिकल वाली है ये लॉन्गिट्यूड होती है। तो इस बात को ध्यान रखिए। फिर आगे विजुअल माने दृश्यमान, ग्लेशियर माने बर्फ के बड़े बड़े पिंड। सेल्स का मतलब होता है कि बर्फ के रूप में फैली हुई चीज़ें। कोलैप्सिस का मतलब होता है नीचे गिर जाना, टकरा जाना, इस तरीके से। तो अनुवाद इसका इस तरीके से होगा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ये सफल कार्यक्रम रहा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के निकट कहीं जाना और उससे प्रभावित न होना असंभव है। अपने अपने अक्षांश और देशांतर के सुख सुविधा वाले क्षेत्रों में बैठकर ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थायी रूप से जमी बर्फ को पिघलते हुए देखना, अप्रभावित रहना आसान है। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो क्या होता है कि बर्फ के जो बड़े बड़े पिंड होते हैं वो धीरे धीरे पिघलने लगते हैं, पानी में बदलने लगते हैं। अगर ऐसे ही लगातार चलता रहा तो हमारा जो टेम्परेचर है कितना बढ़ जाएगा इससे। लेकिन जब आप स्पष्ट रूप से ग्लेशियर को पीछे हटते और बर्फ के शिलाओं को अचानक बहते हुए देख सकते हैं, तब आपको विश्व के तापमान में वृद्धि के खतरे के बेहद वास्तविक होने का एहसास होता है। वही बता रहा कि एंटार्क्टिका तो क्या होता है कि हमेशा बर्फ जमी रहती है वहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बर्फ जहाँ पर पाई जाती है, सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर जहाँ पर पाए जाते हैं, वो पहले नंबर पर एंटार्क्टिका आता है। फिर अपना हिमालय क्षेत्र आता है, यहाँ पर पहले नंबर पर एंटार्क्टिका में सबसे बड़े बड़े बर्फ के मासेस हैं, पिंड है, और फिर अपने आप हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे गंगोत्री, जमुनोत्री अभी ग्लेशियर से निकले हुए हैं, दोनों नदियाँ हैं। तो लेखिका यहाँ पे कहना चाहती है कि बर्फ के जब बड़े बड़े पिंड पिघलते हैं तो क्यों पिघलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तभी ये बर्फ के पिंड पिघलते हैं, तो ये बहुत ही खराब बात है। फिर आगे देखिए एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी
तो अंटार्कटिका का परिस्थिति तंत्र सरल है, वहाँ पौधे और पशुओं की विभिन्न जातियों का अभाव है। जब बर्फ होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो पौधे और वनस्पतियाँ तो बहुत ही नाम मात्र की होती नहीं है। जैसे मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल में भी, डेजर्ट्स में भी बहुत ही नाम मात्र के पौधे होते हैं या छोटे छोटे जानवर वगैरह होते हैं। इसी तरीके से जहाँ पे बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ भी ये इकोसिस्टम नहीं होता है या ना के बराबर होता है। इज द परफेक्ट प्लेस ऑफ स्टडी हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशन। फिर आगे लेकर कहती है, अतः यह अध्ययन करने का सर्वोत्तम स्थान है कि पर्यावरण में मामूली से परिवर्तन से कितना बड़ा परिणाम हो सकता है। फिर आगे देखिए क्या लिखा, टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। फिर वो कहते हैं कि उदाहरण लो सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले पौधों का। दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशन फूड चेन, these single celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize or organic compound into the wondrous and most important process called photosynthesis। सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले पौधे समुद्र के घास जो दक्षिणी महासागर की भोजन श्रृंखला को पोषित करते हैं और उसको बनाए रखते हैं। वे एकाकोशी पौधे संश्लेषण क्रिया से सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग कार्बन को पचाने के लिए करते हैं और कार्बनिक मिश्रण बनाते हैं। यह संश्लेषण क्रिया आश्चर्य उत्पन्न करने वाली और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो जैसे जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में पौधे अपना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो बर्फ जमी रहती है वहाँ पे सालों भर, और सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम ना के बराबर होता है, तो वहाँ पे जीवन संभव कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। वही यहाँ पर बताया गया है। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle. In the parallel of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things, and the big things will fall into the place. फिर वैज्ञानिक लोग ये हमें वार्निंग दे रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं कि यदि ओजोन परत में आगे कमी आई, ओजोन लेयर होती है वातावरण में, ओजोन लेयर होती है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण में उनको नीचे नहीं आने देती है। अगर ओजोन, जैसे पता चला ऑस्ट्रेलिया में ओजोन लेयर में छेद बना, तो क्या होगा, कैंसर जैसी बीमारियां घातक हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो इसी प्रकार लेखक बता रहा कि ओजोन लेयर का क्षरण नहीं हो पाए। अगर ओजोन लेयर का क्षरण होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बच्चों बढ़ेगी, और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो मानव प्रजाति, जीव जंतु ये सब नष्ट होने की कगार पे आ जाएंगे। तो ये सब पर्यावरण को बचाने वाली बात लेखिका यहाँ पर कह रही है। तो वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यदि ओजोन परत में आगे कमी आई तो उससे कोसी पौधों के क्रियाकलाप प्रभावित हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप उस भाग के समुद्री पशुओं और पक्षियों के जीवन प्रभावित होंगे। अब जीव जंतु कहाँ पे, समुद्र में पाए जाते हैं। जहाँ पर ओजोन लेयर की में छेद होगा तो वहाँ से सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट जाएंगे, तो समुद्र में रहने वाले पशु पक्षी, जो पशु वगैरह हैं या पौधे वहाँ पर एक दोषी हो जाते हैं, उनको क्या क्षरण हो जाएगा, वो खराब हो जाएंगे। तो लेखिका ये बात हमें बतलाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इस बात को सिद्ध किया है। संसार का कार्बन चक्र भी प्रभावित होगा। एक कोसी पौधों की सरल कहानी में अस्तित्व का बहुत बड़ा रूपक है। छोटी चीज़ों को देख रेख करो और बड़ी चीज़ें स्वयं देख रेख कर ली। तो लेखिका फिर हमें ये इस बात के लिए आगाह करती है कि यदि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें स्वतः अच्छी हो जाएंगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसको बैलेंस में रखने की बहुत ज़रूरत है। हमें अननेसेसरी पेड़ पौधे इन सब चीज़ों को कटा नहीं करना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, और जंगलों में ओवर ग्रेजिंग होती है उसको नहीं करना चाहिए। जंगल कट रहे हैं, घर बन रहे हैं, शेल्टर आवास बन रहे हैं, इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो लेखिका है पार्टी को बच्चों को लेकर एंटार्क्टिका वहाँ पे गई थी, दिखाया जाके जिस प्रकार बड़े बड़े मास पिंड होते हैं बर्फ़ के, ये पिघल रहे हैं, तो आने वाले समय में पानी की कमी हो जाएगी, शुद्ध जल की। तो ये सब चीज़ें बताई गई पार्टी में। साइंस से रिलेटेड थोड़ा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर टुडे।